21 दिसंबर 1891। आजादी से पहले भारत में अंग्रेजी हुकूमत और रियासत काल के दौरान इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स के घर एक ऐसी शख्सियत का जन्म हुआ जिसके मन में बचपन से ही देश प्रेम और समाज के लिए कुछ अलग करने की ललक थी। सीने में धधकती देश प्रेम की ये लौ यौवन आते आते मशाल का रूप धारण कर चुकी थी। वतन की आजादी के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा ऐसा कि महात्मा गांधी के एक आह्वान पर वकालत जैसे प्रतिष्ठित और धनयुक्त पेशे को त्याग कर आजादी का ये मतवाला कूद पड़ा देश को आजाद कराने के अभियान में और बन गए बापू के अनुयायी। जिस समय समाज में छुआछूत का बोलबाला था, समाज जातियों के बंधन में जकड़ा था, उस दौर में भी अछूत माने जाने वाले लोगों की बस्तियों में जाना और उनके घर का न सिर्फ पानी पीना बल्कि निसंकोच उन्हीं के साथ खाना भी खाते थे। छत्तीसगढ़ में पंडित सुंदरलाल शर्मा के अछूतोद्धार आंदोलन में उनके साथ सक्रियता से रहे। वे छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार और सहकारिता आंदोलन के प्रणेता थे। राजनीति में आए तो मंत्री से लेकर नेता प्रतिपक्ष भी बने। जब राजनीति से मन विरक्त हुआ तो विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़े और आखिरी सांस तक इसी आंदोलन से जुड़े रहे। विनोबा भावे ने उन्हें भूदान आंदोलन का पहला शहीद बताया था। विरासत में आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ महतारी के सपूत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह की। ठाकुर प्यारेलाल जी छत्तीसगढ़ के स्वप्न दिष्टा थे और उनका ये सपना था कि छत्तीसगढ़ राज्य अलग बने। बहुत सारे विषयों में ठाकुर प्यारेलाल जी का स्मरण अपने आप स्वतः आता है। सहकारिता के क्षेत्र में उनका जो योगदान है वो हमेशा लोगों के मानस पटल पे रहेगा। बीएमसी मिल में जो मजदूर आंदोलन हुए थे, सबसे बड़े आंदोलन थे और उन्होंने उसमें जो भागीदारी निभाई थी वो आज भी लोगों को याद है। आईएनएच के माध्यम से ये जो विरासत को जोड़ते हुए जो कार्यक्रम महापुरुषों का चलाए जा रहे हैं उसमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी की जीवनी को भी उल्लेख किया गया है। मैं आईएनएच के इस प्रोग्राम का बहुत सराहना करता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। 21 दिसंबर 1891 को छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव जिले के सिमहरा देहान गांव में ठाकुर दीनदयाल सिंह और नर्मदा देवी के घर ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जन्म हुआ। पिता दीनदयाल सिंह राजनांदगांव स्टेट हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक और स्टेट के इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स थे। ठाकुर प्यारेलाल सिंह की प्रारंभिक शिक्षा राजनांदगांव में ही हुई। उन्होंने रायपुर के गवर्नमेंट हाई स्कूल से 1909 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। हिस्लॉप कॉलेज नागपुर से 1913 में बीए और 1915 में लॉ ग्रेजुएट हुए। 1909 में जब ठाकुर प्यारेलाल सिंह मैट्रिक की पढ़ाई कर रहे थे तब रायपुर के कारागांव के मालगुजार रघुनंदन सिंह की बेटी गोमती देवी से उनका विवाह कर दिया गया। विवाह के बाद 4 पुत्र ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ठाकुर सच्चिदानंद सिंह, ठाकुर हरिनारायण सिंह और ठाकुर राम नारायण सिंह हुए। इनमें ठाकुर रामकृष्ण सिंह, ठाकुर सच्चिदानंद और ठाकुर हरिनारायण सिंह ने भी अपने पिता का अनुसरण करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। ठाकुर साहब की 2 बेटियां सरस्वती देवी और शारदा देवी भी हुई। जो निहायत सरल, सादा और आम छत्तीसगढ़िया जिसको हम कह सकते हैं, उनका उठना बैठना उन तबकों के साथ विशेष रूप से था जो समाज में दबे कुचले, दमित और दलित समझे जाते रहे। बाल्यकाल से ही ठाकुर प्यारेलाल सिंह स्वदेश प्रेमी और राष्ट्रीय विचारधारा से ओतप्रोत थे। वे 16 वर्ष की उम्र से ही स्वदेशी कपड़े पहनने लगे थे। छात्रों को संगठित कर जुलूस के समय वंदे मातरम का नारा लगवाते थे। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। सन 1909 में जब ठाकुर प्यारेलाल सिंह सिर्फ 19 साल के थे तब उन्होंने राजनांदगांव में सरस्वती वाचनालय की स्थापना की।
सरस्वती पुस्तकालय ने राजनांदगांव में स्वाधीनता संग्राम के लिए धरातल स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 1906 में उन्होंने मिडिल स्कूल के छात्रों की हड़ताल का नेतृत्व किया। दरअसल स्टेट की ओर से छात्रों को यूनिफॉर्म पहनना अनिवार्य कर फीस में बेतहाशा वृद्धि कर दी गई थी। ये निर्णय गरीब विद्यार्थियों के हितों के विपरीत था। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। आंदोलन ने इतना जोरदार असर दिखाया कि घबराकर रियासत ने आदेश वापस ले लिया। युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत ही थे। अपने मिडिल स्कूल के समय से ही उन्होंने 1906 में, जब वो मिडिल स्कूल में पढ़ते थे राजनांदगांव में, तब उन्होंने स्कूल फीस बढ़ने और स्कूल यूनिफॉर्म कंपलसरी होने के विरोध में एक आंदोलन किया था, जो सफल रहा और जो आदेश स्कूल फीस बढ़ाने और यूनिफॉर्म कंपलसरी करने का था वो वापस लिया गया था। 1914 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने राजनांदगांव के दीवान के अन्यायपूर्ण कार्यों और अत्याचारों के खिलाफ दीवान हटाओ आंदोलन का नेतृत्व किया। आंदोलन ने असर दिखाया और दीवान को हटा दिया गया। इन दोनों सफल आंदोलनों का परिणाम हुआ कि ठाकुर साहब राजनांदगांव में लोकप्रिय हो गए और युवकों की प्रेरणा बन गए। सन 1915 में उन्होंने नांदगांव में वकालत शुरू की। हालांकि उन्हें अनुमति देने में अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट ने रोड़े अटकाने में कोई कमी नहीं की थी। वकालत के समय ही उन्होंने 1916 में बीएनसी बिल मजदूरों को संगठित करना शुरू कर दिया। इस बीच 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की घोषणा कर दी। ठाकुर साहब भी अपने साथियों के साथ नागपुर में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल हुए थे। गांधी जी के आह्वान पर ठाकुर साहब ने वकालत छोड़ दी। तब गांधी जी की अपील पर बड़ी संख्या में छात्रों ने स्कूल और कॉलेजों का त्याग कर दिया था। शाला त्यागी छात्रों के लिए ठाकुर साहब ने 1920 में नांदगांव में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना की। पंडित बलदेव प्रसाद मिश्र उनके सहयोगी थे। छात्रों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से अर्न एंड लर्न नाम से योजना शुरू की गई। विद्यार्थी इस शाला में चौक, डिटर्जेंट पाउडर और साबुन बनाते थे। इसे बाजार में बेचकर स्कूल की जरूरतों की पूर्ति की जाती थी। साल 1920 में ही राजनांदगांव की बीएनसी मिल मजदूरों की 36 दिन तक चली हड़ताल का ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने सफल नेतृत्व किया। ठाकुर साहब के नेतृत्व में किए गए आंदोलन ने यहां भी असर दिखाया और श्रमिकों की सभी मांगे मान ली गईं। लेकिन ठाकुर साहब को राजनांदगांव रियासत से निष्कासन का आदेश जारी हो गया। उस समय वीवी गिरी, जो आगे चलकर भारत के राष्ट्रपति हुए, वो उस आंदोलन को देखने आए थे कि किस ढंग से उस आंदोलन का संचालन किया जा रहा है। कोई अहिंसा नहीं हुई, इतनी लंबी हड़ताल चल गई, मगर श्रमिकों के बीच कोई फूट नहीं है। श्रमिकों में लगातार वो एकता बनी हुई है और रोज़ वो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीएनसी मिल के प्रबंधन को मांगे माननी पड़ी। मांग तो मान ली गई, लेकिन ठाकुर साहब का निष्कासन हो गया। ठाकुर साहब के निष्कासन के बाद जैसे उनको आदेश मिला, उन्होंने नागपुर में जो गवर्नर थे उनको एक विरोध पत्र लिखा। तो नागपुर के गवर्नर ने राजनांदगांव में जो स्टेट के पॉलिटिकल एजेंट बैठते थे, मिस्टर काफर्ड को पत्र लिखा कि ठाकुर साहब का निष्कासन वापस लिया जाए और उनसे माफ़ी मांगी जाए। संभवतः भारत के इतिहास में ये पहला अवसर है कि किसी अंग्रेज अफसर को किसी भारतीय से अपने किए कार्य के प्रति माफ़ी मांगनी पड़ी थी। बीएनसी मिल में चली यह हड़ताल देश की सबसे पहली और लंबी मजदूर हड़ताल थी। इस बीच असहयोग आंदोलन के कारण 1921 में ठाकुर साहब को राजनांदगांव से गिरफ्तार कर लिया गया। 1923 में वे धमतरी में बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव द्वारा संचालित राष्ट्रीय विद्यालय में अवैतनिक प्रधानाध्यापक रहे और इसी साल उन्हें रायपुर जिला परिषद का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। 1923 में ही झंडा सत्याग्रह का आह्वान हुआ। ठाकुर साहब को दुर्ग से सत्याग्रहियों को नागपुर भेजने का दायित्व सौंपा गया था। छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों, गांवों से सत्याग्रही दल दुर्ग आते थे, जिन्हें ठाकुर साहब की निगरानी में प्रशिक्षित किया जाता था। 1923 में ठाकुर साहब को वार्ड मेंबर्स ने राजनांदगांव नगर पालिका का अध्यक्ष निर्वाचित किया, लेकिन पॉलिटिकल एजेंट ने बहानेबाजी कर उनके निर्वाचन को रद्द कर दिया। 1924 में बीएनसी मिल के मजदूरों में एक बार फिर असंतोष भड़क उठा। परिणाम स्वरूप उन्होंने ठाकुर साहब के नेतृत्व में फिर हड़ताल कर दी। श्रमिकों की जीत तो हुई,
लेकिन ठाकुर साहब को एक बार फिर राजनांदगांव स्टेट से निष्कासन की सजा सुना दी गई। कुछ समय तक वे दुर्ग में रहे और फिर रायपुर को स्थायी निवास बना लिया। उस दौर में समाज में जातिवाद की जड़ें बहुत गहरी थी और छुआछूत चरम पर था। ठाकुर प्यारेलाल सिंह छुआछूत नहीं मानते थे। वे अक्सर निचली बस्तियों या स्वीपर मोहल्लों में जाकर वहां रहने वालों से मिलते और न सिर्फ उनके घर का पानी पीते बल्कि वहीं उनके साथ भोजन भी करते थे। इन्हीं दिनों पंडित सुंदरलाल शर्मा का अछूत समझे जाने वाले समाज में तिरस्कृत लोगों के मंदिरों में प्रवेश का अभियान भी चल रहा था। ठाकुर साहब भी इस अभियान से प्रभावित हुए और उनमें शामिल हो गए। उनके प्रयासों से 1925 में अर्जुनदा में तिरस्कृतों का मंदिर प्रवेश संभव हुआ था। रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना में भी ठाकुर प्यारेलाल सिंह की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ठाकुर साहब ने साल 1925 में रायपुर में छात्रों का संगठन बनाया और सम्मेलन किया। 1927 में रायपुर में यूथ लीग की स्थापना भी की गई। युवाओं और छात्रों के इस संगठन ने 1942 के आंदोलन में महती भूमिका निभाई थी। रायपुर में तो उन्होंने युवाओं को संगठित कर यूथ लीग की स्थापना की ही थी, जो बाद में ये जो लड़के यूथ लीग में जो युवा वर्ग आया था उनका स्वतंत्रता संग्राम में बहुत अहम भूमिका रही। छात्रों का सम्मेलन और छात्र राजनीति में या अपने सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से सक्रिय हों, भाग लें, इसके लिए भी उन्होंने काफ़ी कार्य किया था। इस बीच कांग्रेस ने काउंसिल के बहिष्कार का निर्णय किया, लेकिन आंदोलन स्थगित करने की घोषणा के साथ ही चुनाव की गतिविधियों ने फिर जोर पकड़ लिया। शिमला में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक में छत्तीसगढ़ संभाग के शहरी क्षेत्र के लिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह और रायपुर ग्रामीण से पंडित रविशंकर शुक्ल के नामों की घोषणा प्रांतीय विधानसभा की सदस्यता के लिए की गई। पंडित रविशंकर शुक्ल के साथ पंडित सुंदरलाल शर्मा का नाम भी प्रस्तावित था, लेकिन टिकट शुक्ल जी को प्राप्त हुई। इतना जानने के बाद बिलासपुर के दिग्गज नेता डॉक्टर ई राघवेंद्र राव ने कांग्रेस से खुद को अलग कर लिया और वे ठाकुर प्यारेलाल सिंह के विरोध में खड़े हो गए। उन्होंने पृथक दल का गठन किया और उसका नाम इंडिपेंडेंट पार्टी रखा। तब पंडित रविशंकर शुक्ल ने कांग्रेस की टिकट वापस कर दी और इंडिपेंडेंट पार्टी के उम्मीदवार बन गए। ऐसी स्थिति में शुक्ल की जगह कांग्रेस की टिकट शिवदास डागा को मिली। दूसरी तरफ ठाकुर साहब का नाम स्क्रूटनी में रद्द हो गया, क्योंकि उन्हें राजनांदगांव रियासत का नागरिक माना गया और स्टेट के नागरिक होने के कारण ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र में उन्हें चुनाव लड़ने की पात्रता नहीं थी। जबकि सन 1924 में ही ठाकुर साहब को राजनांदगांव स्टेट से निष्कासित कर दिया गया था और वे रायपुर के स्थायी निवासी बन गए थे। बहरहाल राघवेंद्र राव इस सीट से निर्विरोध विजयी होकर विधानसभा सदस्य घोषित हुए। वे अपने दल के एकमात्र विजयी प्रत्याशी थे, वो भी इस कारण कि शक्तिशाली कांग्रेस प्रत्याशी ठाकुर प्यारेलाल सिंह का नामांकन पत्र अस्वीकृत कर दिया गया था। राव साहब द्वारा नए दल के गठन और उस दल में पंडित शुक्ल के चले जाने से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भयंकर संकट की स्थिति में पड़ गई। चुनाव में कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर थी। इस संकट की घड़ी में ठाकुर साहब को चुनाव प्रचार और संचालन की बागडोर प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने सौंपी। 5 सितंबर 1925 को उन्होंने बिलासपुर में कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान का श्री गणेश किया। रायपुर जिले में उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी शिवदास डागा के पक्ष में चुनाव प्रचार का संचालन किया। परिणाम स्वरूप शिवदास डागा ने पंडित रविशंकर शुक्ल को पराजित कर दिया। आमतौर पर यह धारणा है कि रविशंकर शुक्ल और ठाकुर साहब के बीच में बहुत गहरे मतभेद थे। मतभेद तो थे, वो वैचारिक थे, सैद्धांतिक थे, लेकिन दोनों की व्यक्तिगत मित्रता में कभी कोई असर नहीं आया। शुक्ल जी ने भी इसको स्वीकार किया है और ठाकुर साहब ने भी अपने एक लेख में स्वीकार किया है कि मतभेद हमारे बीच में बहुत गहरे रहे और वो मतभेद तो 1924 से वो मतभेद थे जो आगे चल के बढ़ते गए, लेकिन व्यक्तिगत रूप से कभी फर्क नहीं आया। शुक्ल जी भी हमारे घर आते थे और ठाकुर साहब भी उनके घर जाते थे। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन में ठाकुर साहब फिर सक्रिय हो गए। इसी साल नए बंदोबस्त के विरोध में उन्होंने किसानों को संगठित कर लगान मत दो, पट्टा मत लो आंदोलन छेड़ दिया। इसी साल उन्होंने 1930 में राजनांदगांव में प्रजामंडल की स्थापना की। सरकार विरोधी गतिविधियों के कारण ठाकुर साहब को 1930 में रायपुर में गिरफ्तार भी कर लिया गया। 1933-34 की बात है। 30 में ठाकुर साहब गिरफ्तार किए गए थे और उनकी रिहाई हुई थी, तो मेरे पिता हरि ठाकुर क्रांति कुमार भारती के साथ उनको लेने के लिए स्टेशन गए थे। जब वो घर में उतरे तो ठाकुर साहब की दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई थी, काफ़ी दाढ़ी बढ़ गई थी उनकी।
तो मेरे जो छोटे काका हैं ठाकुर राम नारायण सिंह, वो उस समय उनकी उम्र 2-2.5 साल रही होगी। वो दौड़ते दौड़ते गए अपनी माँ यानी मेरी दादी के पास और कहा कि हरी एक जन बाबा संग आए हैं, वो बाबा कौन है करके। तो हमारी दादी ने कहा वो बाबा नोए रे काकू है। हमारे पिताजी लोग अपने पिताजी को काकू संबोधित किया करते थे। 1931 में महासमुंद तहसील में जंगल सत्याग्रह छिड़ गया था। महाकौशल कांग्रेस कमेटी ने उन्हें रिपोर्ट तैयार करने का दायित्व सौंपा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने सत्याग्रह के अनेक केंद्रों का दौरा कर रिपोर्ट तैयार की। उस समय वे प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के मंत्री थे। 1932 के आंदोलन में सक्रिय भूमिका के कारण उन्हें 2 वर्ष का कारावास और 200 रुपए जुर्माने की सजा भी सुनाई गई। उनके घर की कुर्की भी हुई थी। रिहा होने के बाद एक बार फिर वे अछूतोद्धार अभियान में पंडित सुंदरलाल शर्मा के साथ हो लिए। 1937 के असेंबली चुनाव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह रायपुर से विधायक निर्वाचित हुए और इसी साल महात्मा गांधी ने वर्धा में देश भर से 72 शिक्षाविदों को आमंत्रित किया, जिसका उद्देश्य था बुनियादी शिक्षा की रूपरेखा पर विचार विमर्श। ठाकुर साहब भी उस बैठक में आमंत्रित किए गए थे। 1937 में वे खरे मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री मनोनीत हुए। ठाकुर प्यारेलाल सिंह मेरे को मध्य प्रदेश या मध्य प्रांत बराबर में एक ऐसे नेता के रूप में दिखाई देते हैं जो इतने लोकप्रिय थे कि बिना कोई व्यय किए लोकप्रियता के आधार पर चुनाव जीत जाते थे। उनकी लोकप्रियता का बड़ा एक मापदंड हम देखते हैं। और उनके परिवार में भी बाद में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी निकले ठाकुर रामकृष्ण सिंह जी, ठाकुर हरिनारायण सिंह जी और इस प्रकार से तो एक अच्छा योगदान रहा। तो त्याग मूर्ति इसलिए ठाकुर साहब को कहा जाता है त्याग मूर्ति ठाकुर प्यारेलाल सिंह। 1937 में ही ठाकुर प्यारेलाल सिंह रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष भी निर्वाचित हुए। इसी वर्ष बीएनसी मिल के मजदूरों की तीसरी हड़ताल हो गई। आंदोलन का संचालन उन्होंने रेलवे प्लेटफॉर्म से किया। इस घटना के बाद से रेलवे प्लेटफॉर्म को भी रियासतों के अधीन किया गया था। 1937 का साल रायपुर में उच्च शिक्षा के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। ठाकुर साहब की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी का गठन हुआ, जिसके तत्वाधान में ही छत्तीसगढ़ कॉलेज की स्थापना हुई। 1940 में उन्होंने गंज नपैया हमाल संघ, मिल मजदूर संघ, प्रेस कर्मचारी संघ, म्युनिसिपल कर्मचारी संघ और सफाई कर्मचारी संघ की रायपुर में स्थापना की। 1941 में वे पुनः रायपुर नगर पालिका के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ठाकुर प्यारेलाल सिंह साल 1936 से 1947 तक रायपुर नगर पालिका के 3 बार अध्यक्ष निर्वाचित हुए। ये स्वमेव एक रिकॉर्ड है। ठाकुर साहब वास्तव में राजनेता नहीं थे, उन्हें हम जन नेता कह सकते हैं। 3 बार वो रायपुर म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष रहे। उससे पहले वो राजनांदगांव म्युनिसिपल कमेटी के अध्यक्ष रहे। लगातार 3 बार कोई व्यक्ति म्युनिसिपल कमेटी का चुनाव जीतता जाए तो उससे उसकी लोकप्रियता का बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है। ठाकुर साहब ने 1945 में छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की स्थापना की थी और आज भी यह छत्तीसगढ़ की एक मजबूत सहकारी संस्था है। 1946 में शिक्षकों के लिए कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, तेलघानी संघ, पीतल धातु निर्माता सहकारी संघ, धमधा में ताम्रकार सहकारी संघ की स्थापना की। 1948 में विश्वकर्मा सहकारी संघ, ढीमर सहकारी संघ, स्वर्णकार सहकारी संघ की स्थापना उन्होंने की और 1949 में महासमुंद किसान राइस मिल की स्थापना की रूपरेखा ठाकुर साहब ने ही रखी, जिसमें सहकारिता में उत्तम कार्य करने वाले को 2 लाख रुपए का पुरस्कार राज्य शासन द्वारा छत्तीसगढ़ निर्माण के पश्चात से दिया जा रहा है। वो पुरस्कार भी ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी के नाम पे ही दिया जाता है। इससे सहकारिता के क्षेत्र में भी उनका कितना योगदान था। पिछड़े हुए, गरीब, असंगठित, श्रमिक, मजदूर, सभी वर्ग के और ऐसे बुनकर इत्यादि हैं, इन सब को संगठित करना और उनको उचित न्याय दिलाना उनकी प्राथमिकता रही है। 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने भाटापारा में छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ की स्थापना कर म्युनिसिपल चुनाव में सफलता प्राप्त की थी। इसी साल काउंसिल ऑफ एक्शन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट्स का गठन ठाकुर साहब की अध्यक्षता में किया गया। इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ की रियासतों में जन आंदोलन चलाया गया और रियासतों ने प्रजा के उत्तरदायी शासन की मांग को स्वीकार कर लिया। ठाकुर प्यारेलाल सिंह छत्तीसगढ़ राज्य की अवधारणा के जन्मदाताओं में से एक हैं। त्रिपुरी कांग्रेस के पहले बिलासपुर में एक बैठक हुई थी, जिसमें ठाकुर प्यारेलाल सिंह, पंडित सुंदरलाल शर्मा और बैरिस्टर छेदीलाल ने
छत्तीसगढ़ को एक अलग राजनीतिक पहचान देने के विषय पर विचार विमर्श किया और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण विषयक प्रस्ताव पारित किया था। साल 1946 में ठाकुर साहब से पूछा गया था कि आजादी के बाद क्या छत्तीसगढ़ अलग प्रदेश बन सकता है। तब उन्होंने कहा था, जब तक छत्तीसगढ़ की रियासतें शामिल नहीं की जाती तब तक भौगोलिक रूप से छत्तीसगढ़ को प्रदेश का दर्जा देना संभव नहीं है। और इसी असंभव को संभव बनाने के लिए 1946 में उन्होंने रियासती आंदोलन की नींव डाली और छत्तीसगढ़ रियासती आंदोलन के लिए निर्मित संघर्ष समिति के अध्यक्ष के रूप में ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने बागडोर संभाली। इस आंदोलन ने न केवल रियासतों के विलीनीकरण के मार्ग को प्रशस्त किया, बल्कि छत्तीसगढ़ के प्रदेश बनने लायक सुनिश्चित भौगोलिक सीमा भी निर्धारित की गई। छत्तीसगढ़ राज्य आंदोलन को इन्हीं विलीनीकृत रियासतों सहित 7 जिलों के आधार पर मजबूती के साथ खड़ा किया गया। छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के निवासियों को चाहे कोई भी हो, उन सब के उन्नयन के लिए और छत्तीसगढ़ राज्य के लिए एक उनके मन में काफ़ी उन्नतशील विचारधारा थी। जैसे कि पंडित सुंदरलाल शर्मा या दिगर लोग, शर्मा जी भी के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो इसी प्रकार से ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का भी हमको दिखाई देता है। और उस समय के जितने भी नेता थे उनके साथ में उनका काफ़ी अच्छा संबंध था। वैचारिक मतभेद चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन इतना निश्चित है कि छत्तीसगढ़ के मामले में ये सभी नेता उस समय मिलजुल करके आपस में रहते थे। असम के चाय बागानों में 150 सालों से सैकड़ों छत्तीसगढ़िया काम कर रहे थे। अपनी मेहनत के बल पर वहां उन्होंने भूमि और संपत्ति भी अर्जित कर ली थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद छत्तीसगढ़िया श्रमिकों को उनके अधिकारों से बेदखल किया जाने लगा। हताश प्रवासी छत्तीसगढ़िया श्रमिकों ने 1950 में ठाकुर साहब को पुकारा। ठाकुर साहब ने 50 दिनों तक असम के विभिन्न इलाकों का दौरा कर श्रमिकों की समस्याओं पर एक रिपोर्ट तैयार की और असम के तत्कालीन मुख्यमंत्री बारदोलोई और सीपी एंड बरार के मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल को रिपोर्ट सौंपी। 1950 में ही ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने रायपुर से अर्ध साप्ताहिक राष्ट्रबंधु का प्रकाशन शुरू किया। वे नियमित रूप से राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर अखबार में लिखा करते थे। उस दौर में इस अखबार में सरगुजा, बस्तर जैसे दुर्गम इलाकों की खबरें भी छपा करती थी। अखबार में हास परिहास का भी कॉलम होता था। राष्ट्रबंधु का जब उन्होंने प्रकाशन किया, वो प्रधान संपादक थे। उसमें वो 1951-52 तक लगातार वो लिखते रहे। उनकी संपादकियाँ पढ़ें तो तत्कालिक राजनीतिक परिवेश पर इतनी गहरी जानकारी हमको मिलती है, तो उससे लगता है कि अखबार भी इतिहास जानने का एक बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। 1951 में कांग्रेस में आंतरिक मतभेद बढ़ने लगे। आचार्य कृपलानी के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग पार्टी से इस्तीफा देकर किसान मजदूर प्रजा पार्टी में शामिल होने लगे। ठाकुर साहब भी कांग्रेस पार्टी छोड़ नई पार्टी में शामिल हो गए। उस समय छत्तीसगढ़ के प्रायः सभी प्रमुख नेताओं ने भी कांग्रेस से इस्तीफा दिया था। बाद में यह दल प्रजा सोशलिस्ट पार्टी कहलाया। ठाकुर साहब 1952 के विधानसभा चुनाव में रायपुर से विधायक चुने गए और नेता प्रतिपक्ष भी निर्वाचित हुए। लेकिन शीघ्र ही वे दलगत राजनीति से ऊब गए और विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में सक्रिय हो गए। इस सिलसिले में उन्होंने छत्तीसगढ़, वर्तमान मध्य प्रदेश और विदर्भ में पदयात्राओं के माध्यम से भूमिहीन व्यक्तियों के लिए भूमि दान में प्राप्त की। 20 अक्टूबर 1954 को भूदान आंदोलन के तहत एक माह में 400 मील की पदयात्रा करते हुए जबलपुर के पास पिसनहारी गांव की मड़िया में उनका निधन हो गया। 20 अक्टूबर को वो लगभग 22 मील चल चुके थे। जबलपुर में उनका बहुत स्वागत हुआ, उनका भाषण हुआ। वो लगातार वो पैदल चलते रहे। वो फिर एक सभा में गए। उसके बाद पिसनहारी के मड़िया एक गांव है जबलपुर के आसपास, वहाँ गए और भूदान कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने एक बैठक की। अगले दिन की रूपरेखा बताई। दादा धर्म अधिकारी उनके बिस्तर के नीचे बैठे हुए थे, पलंग के नीचे। वो उनसे नोट्स ले रहे थे। अचानक फिर उनको अटैक आया और वो ऐसा एक गंभीर हृदयाघात था कि डॉक्टर को बुलाने की भी समय किसी को मिल नहीं पाया और उनका स्वर्गवास हो गया। उनका अंतिम संस्कार रायपुर में किया गया, जहां उनकी अंतिम यात्रा में अपार जनसमूह पहुंचा था। विनोबा जी ने उन्हें भूदान आंदोलन का प्रथम शहीद निरूपित किया। कि मैं प्राथमिक विद्यालय का छात्र था और जब उनका निधन हुआ
तो मैं देखा कि लाखे नगर चौक से खानू नदी तक पूरा अपार जनसमूह जो है उमड़ा हुआ था उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। ठाकुर प्यारेलाल सिंह की विरासत को उनके पुत्र हरि ठाकुर ने सहेजा और फिर अब उनके पौत्र आशीष सिंह सहेजे हुए हैं। इस विरासत में एक दुर्लभ तस्वीर भी है जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल, मीराबेन, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, महंत लक्ष्मी नारायण दास और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सुंदरलाल त्रिपाठी भी शामिल हैं। मीराबेन का मूल नाम मेडलिन स्लॉट था और वो एक ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की बेटी थी। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के सिद्धांतों से प्रभावित होकर खादी का प्रचार किया था। मीराबेन ने मानव विकास, गांधी जी के सिद्धांतों की उन्नति और स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। इसलिए गांधी जी ने ही उन्हें मीराबेन नाम दिया था। स्वतंत्रता सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी हमारे छत्तीसगढ़ की एक ऐसी हस्ती रही हैं जिन्होंने सिर्फ आज़ादी के आंदोलन में नहीं, उन्होंने आज़ादी के आंदोलन के साथ साथ छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ का वैभव, छत्तीसगढ़ के संस्कार और छत्तीसगढ़ का जो गौरवपूर्ण इतिहास रहा है उस इतिहास को भी उन्होंने जो ऊंचाई दी और एक ऐसा व्यक्तित्व जो छत्तीसगढ़ी और छत्तीसगढ़िया का सम्मान बढ़ाने वाला व्यक्तित्व कोई था तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी थे, जिन्होंने सहकारिता के माध्यम से भी पूरे देश में और पूरे प्रदेश में एक अपना स्थान बनाया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ठाकुर प्यारेलाल सिंह माटी पुत्र और छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान के प्रतीक थे। उन्हें जुझारू श्रमिक नेता, कल्पनाशील और एक बेहतर नगरपालिका अध्यक्ष, छात्रों और नौजवानों का हितैषी माना जाता था। वे विचारशील राजनेता थे। ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में तब कहा जाता था कि गरीबों का सहारा है वही ठाकुर हमारा है। राजनांदगांव के मजदूर आंदोलन का नेतृत्व करने वाले ठाकुर प्यारेलाल सिंह से अंग्रेज भी खौफ खाते थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मजदूरों, शोषितों को उनका हक दिलाने और उनके सामाजिक उत्थान के प्रति समर्पित कर दिया। छत्तीसगढ़ में वे श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार थे। छत्तीसगढ़ शासन उनकी स्मृति में हर साल राज्योत्सव के मौके पर सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को ठाकुर प्यारेलाल सिंह अलंकरण से सम्मानित करता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ शासन ने निमोरा स्थित राज्य पंचायत और ग्रामीण विकास संस्थान का नामकरण ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाम पर किया है। साथ ही रायपुर के लाखे नगर में उनके नाम पर निजी मिडिल स्कूल संचालित किया जा रहा है। राजनांदगांव में उनके नाम पर स्कूल भी है, वहां उनकी प्रतिमा भी स्थापित की गई है। और छत्तीसगढ़ की जनता ने ठाकुर प्यारेलाल सिंह को बड़ी श्रद्धा से त्याग मूर्ति की पदवी दी थी। और ठाकुर प्यारेलाल सिंह के बारे में तब कहा जाता था, गरीबों का सहारा है वही ठाकुर हमारा है।